इस आजादी के संदर्भ में जो रिसर्च मैंने की, जो शोध मैंने किए, उसमें मैं ये पाया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हिटलर ने युद्ध के दौरान ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया और ब्रिटिशर्स के पास इतना पैसा नहीं बचा कि वह भारत की आजादी को कंटिन्यू मेंटेन बनाए, वो भारत की गुलामी को मेंटेन बनाए रखने के लिए पैसा लगा सके, यहाँ के अधिकारियों को वेतन दे सके, यहाँ की सेना पुलिस को वेतन दे सके। तो उस स्थिति में उन लोगों ने ये निर्णय लिया कि विश्व में जहां जहां भी उनके शासन थे उन देशों को आजाद कर दिया जाए। और उस आजादी की शर्त ये रखी कि उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया कॉमनवेल्थ, कि इन सभी देशों को आजादी कॉमनवेल्थ के दायरे में दी जाए। मतलब एक तरह से वो आजादी का नाम था, लेकिन आपको पट्टे पर उन्होंने एक आजादी दे दी और कहा कि इस पट्टे की आजादी को आप एंजॉय करिए, आप अपना शासक स्वयं चुनिए लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन वह चुना हुआ शासक कार्य वही करेगा जो हमने पैरामीटर डिसाइड कर रखे हैं। जैसे कि ग्राम प्रधान को हम चुनते हैं, विधायक को हम चुनते हैं, सांसद को हम चुनते हैं, लेकिन ग्राम प्रधान हो, विधायक हो, सांसद हो, ये सारे लोग काम वही करते हैं जो कार्य भारत के संविधान में उनके अधिकार क्षेत्र में वर्णित किए गए। ऐसी स्थिति में क्या है कि हम अपने लोक प्रतिनिधि चुन तो लेते हैं, लेकिन वह किसी भी तरह की कोई भी अपना कार्य करने की क्षमता, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखते। इसका परिणाम क्या होता है कि विश्व की महाशक्तियां जो षड्यंत्र करती हैं, वह लोग जो मानक डिसाइड करते हैं, जो नियम डिसाइड करते हैं, उसके अनुसार हमारे द्वारा चयनित शासक उन मानकों के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस कोरोना काल में आप देखेंगे तो पाएंगे कि हमने अपने सदन के अंदर सांसदों को भेजा, उन सांसदों ने प्रधानमंत्री चुना, उस प्रधानमंत्री ने अपनी एक कार्यकारिणी बनाई, एक मंत्रिमंडल बनाया और वह मंत्रिमंडल सदन के माध्यम से हमारे ऊपर हमारी नीतियों के निर्धारण के लिए कार्य करता है। अब WHO की भूमिका क्या है कि कोरोना का मानक क्या हो, कब लॉकडाउन लगाया जाए, कब ना लगाया जाए, कब वैक्सीनेशन किया जाए, कब ना किया जाए, कौन कौन सी दवाइयां कोरोना के पेशेंट्स को दी जाए, ना दी जाए, ये सारी चीजों का निर्धारण एक बाहरी ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, जिसे आप WHO कह रहे हो, विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहे हो। और उसके निर्धारित किए गए मानक के अनुसार हमारा जो शासक है, जिसको हमने चुना और हम कहते हैं हमारा देश आजाद है, तो हमारा चयनित शासक WHO के मानक के अनुसार लॉकडाउन लगा रहा है, दुकानें बंद करवा रहा है, दवाइयों की उपलब्धता करा रहा है। जो भी चीज जिस मात्रा में WHO द्वारा निर्धारित किया जा रहा है, वह उसी कार्य को निरंतर रूप से कर रहा है। उसमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह यह कह सके कि WHO द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को मैं फॉलो नहीं करता। हमारा कहना यह है कि जब भारत के संविधान में, संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है, तो ऐसे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य में जो शासक है वह WHO या किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की बात को मानने के लिए बाध्य क्यों? इसका मतलब यह है कि भारतीय के संविधान की प्रस्तावना में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो दिशा निर्देश मात्र भारत के आम आवाम को भ्रमित करने के लिए दिए गए हैं। उनका यथार्थ से या व्यवहारिक शासन पद्धति से कोई लेना देना नहीं है। अब जब हमने ये सिद्ध कर लिया कि हमारे शासक जो नीति निर्धारण कर रहे हैं, उस नीति को निर्धारित करने के लिए उनको जो दिशा निर्देश विदेशों से दिया जा रहा है,
उसी दिशा निर्देश के तहत वो कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम यह स्पष्ट रूप से जान गए हैं कि हमारे शासकों की भूमिका एक औपनिवेशिक दर्जे की आजादी से अधिक और कुछ नहीं। अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। हमारे यहाँ अर्थनीति कैसे हो, हमारे यहाँ राजनीति कैसे हो, हमारे यहाँ रक्षा नीति कैसे हो, हमारे यहाँ अर्थनीति कैसे हो, इन सारे विषयों का जो निर्धारण होता है, यह सारा का सारा निर्धारण विदेशी, जैसे WHO हमारे स्वास्थ्य के संबंध में चीजों को निर्धारित कर रही है, उसी तरह जो विदेश की और दूसरी एजेंसीज हैं, उनके दिशा निर्देश को हमें हमारे शासकों के माध्यम से मानने के लिए बाध्य किया जाता है। अब प्रश्न है वो यह है कि जब हमारे शासक विदेशी नीतियों को मानकर उसके अनुरूप भारत की शासन व्यवस्था चलाने के लिए बाध्य हैं, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हमारा देश स्वतंत्र है और हम अपने मनचाहे तरीके से अपने देश का विकास कर सकते हैं। आप देखिए, बहुत योजनाबद्ध तरीके से हम लोगों को किस तरह औपनिवेशिक गुलामी में ट्रैप किया गया, फंसाया गया। व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जीवन जी रहा है, आधार कार्ड बनाए गए, उसमें आपके हाथों की उंगली और अंगूठे का निशान दिया गया, आपके रेटिना को स्कैन किया गया और ये एक ऐसी स्पेसिफिक आइडेंटिटी है जिस आइडेंटिटी को वैकल्पिक आइडेंटिटी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मतलब हर व्यक्ति की ये आइडेंटिटी अलग अलग है। उस स्थिति में स्पेसिफिक एक नंबर जो आपके आधार कार्ड पर पड़ा हुआ है, वह नंबर दिया गया और उसको स्कैन करने के लिए उसमें कुछ लाइनें बना दी गई। उन लाइनों का एक पर्टिकुलर गैप है, आकार है, मोटापन, पतलापन है, जिसके ऊपर डिटेक्टर से जब भी डिटेक्ट किया जाएगा तो आपका पूरा परिचय, पूरा चीज उसी आधार कार्ड के अंदर आ जाएगी। मतलब ये हुआ कि जैसे सामान बिकने वाली थैली के ऊपर एक स्पेसिफिक बारकोड लगा दिया जाता है और उस बारकोड को स्कैन करके उसकी कीमत लगा दी जाती है, उसका भविष्य निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक इसी तरह आधार कार्ड के ऊपर जो बारकोड लगाया गया, वह बारकोड हमारे भविष्य का निर्धारण करता है। अब उस आधार कार्ड के ऊपर जो बारकोड दिया गया, वह आधार कार्ड हमारे बैंक खातों से जबरदस्ती जोड़े जाने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाया गया और उसका परिणाम यह हुआ कि हम आज सभी लोग अपने आधार कार्ड को बैंक के अकाउंट से जोड़ने के लिए बाध्य हो गए। अब हर इंडिविजुअल व्यक्ति का कहां किस खाते में कितना पैसा है, उस पैसे के ट्रांजैक्शन का स्वरूप क्या है, उस पैसे के प्राप्त होने का स्रोत क्या है, उस पैसे के व्यय करने का स्रोत क्या है और उस पैसे के व्यय करने की मात्रा क्या है, ये सारी की सारी चीजें उस आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से जोड़ देने के उपरांत उनकी सूचना में चली गई। यह एक हमारी आंतरिक, हमारी व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति को उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक षड्यंत्र के तहत समाज के सामने प्रस्तुत कर दिया। इसके बाद दूसरे स्टेप पर उन्होंने क्या किया, नोटबंदी कर दी। अब नोटबंदी करने का असर क्या पड़ा कि आपके पास जो पैसा आपातकाल के लिए आपने घरों में रखा हुआ था, वो सारा पैसा नोट बदलने के सिलसिले में आपको बैंक में डालना पड़ा, बैंक को देना पड़ा। तो हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत हैसियत उसके माध्यम से बैंकों तक पहुंच गई और उस बैंक में जो पैसे जमा किए गए नोटबंदी के दौरान, उसके द्वारा हर व्यक्ति की सूचना उस विश्व सत्ता के नुमाइंदों तक पहुंच गई जो हमारी
आर्थिक नीतियों का निर्धारण भविष्य में करेंगे। अब तीसरे नंबर पर थर्ड स्टेप इन्होंने क्या किया कि हमको इन्फोर्स किया कि हम डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ें। डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि अब हमारे हाथ में पैसा नहीं है, अब हमारे हाथ में एक डेबिट कार्ड है या एक बारकोड है या एक चिप हमारे अंगूठे के बगल में लगी हुई। अब हमारे पास और कोई स्रोत नहीं है। अगर आज बैंक के सर्वर में आग लग जाए तो हमारा कितना पैसा कहां पर है ये बताने का कोई भी माध्यम नहीं है। परिणाम क्या हुआ उसका? परिणाम ये हुआ कि हम अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए, अपने व्यक्तिगत आपातकाल के लिए, हम अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, हम अपने स्वास्थ्य के लिए जो हार्ड कैश धीरे 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 संचित करके घरों में रखते थे, खासतौर से माताएं बच्चियों की शादी के लिए रखती थी या अपने बेटे को कहीं बाहर हायर एजुकेशन में भेजने के लिए रखते थे, वो सारा का सारा पैसा घर से खत्म हो। वो पैसा पहुंच गया बैंक, और बैंक पहुंच जाने के बाद वो डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर दिया गया। आज लोग संपन्नता के नाम पर, विकास के नाम पर या आधुनिकता के नाम पर जिस डिजिटल करेंसी की चर्चा करते हैं और उसको प्रोत्साहित करने की बात करते हैं, मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि यदि यह डिजिटल करेंसी का प्रयास या डिजिटल करेंसी के तहत जो हमारा तरल धन है, वह तरल धन जिसको डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर दिया गया, अगर उसको किसी बहुत द्वारा नष्ट कर दिया जाए, कोलैप्स कर दिया जाए, तो उस स्थिति में हमारे पास जीवन निर्वाह की सुरक्षा कैसे होगी? कैसे हम अपने डे टू डे की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे? आज व्यक्ति के पास नगद मुद्रा नहीं है, डिजिटल करेंसी में चीजें कन्वर्ट हो गई। हम पेटीएम यूज कर रहे हैं, गूगल पे यूज कर रहे हैं, पेपाल यूज कर रहे हैं, तरह तरह की चीजें कर रहे हैं। हमारे पास हार्ड कैश नहीं है। और आपको ये बताऊं कि अभी 10 जुलाई को विश्वव्यापी बैंकों को हैकिंग से कैसे बचाया जाए, इसके लिए एक एनजीओ है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, वो बैंक के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने जा रही है। उस प्रशिक्षण का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं विश्वव्यापी स्तर पर बैंकों के अकाउंट्स जो हैं, उनके हैक होने की सूचना, उनके हैक होने की संभावना या उस टेक्नोलॉजी को ड्रिल करने की संभावना उन लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इसी से बचने के लिए ही तो वह बैंक के कर्मचारियों को विश्वव्यापी, पूरे विश्व के बैंक के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए स्पेशल सेमिनार बार बार चलाने की बात कर रहे हैं। हार्ड कैश हमारे पास है नहीं। डिजिटल करेंसी जो हमें दी गई है, वो उसका स्रोत जो है वो बैंक का सर्वर है। और अगर कोई ऐसा आक्रमण हो, साइबर अटैक जिसे कहते हैं, कि बैंकों के सर्वर को कोलैप्स कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, तो उसके बाद जब हर चीज की एक कीमत है और उस कीमत के कारण हर चीज का मूल्य है, और मूल्य अगर हम भुगतान नहीं कर पाते हैं तो उस चीज पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। इस सामाजिक संरचना में हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखेंगे, हमारा भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा, ये विषय आज के डेट में चिंता है। आप देखिए आज जो स्थिति बन गई है उसमें लोगों के पास संपत्ति है लेकिन उनके खरीदार नहीं। उस संपत्ति का हम क्या करेंगे जिस संपत्ति का कोई खरीदार ही नहीं? लोगों के पास सोना है, चांदी है, मूल्यवान और दूसरी चीजें हैं, लेकिन आज मार्केट में कोई उनका खरीदार नहीं। आप अगर अपना प्रोडक्ट लेकर सामान बेचने जाते हो तो दुकानें सब बंद है, लॉकडाउन है। आपके पास कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है कि आपने अपने मेहनत से जो पूंजी को, मूल्यवान संपत्ति को
अपने पास सुरक्षित रखा था अपने विपत्ति काल के लिए, उसको यदि आज आपके ऊपर विपत्ति है और आप उस सामग्री को कैश में कन्वर्ट करके अपने को विपत्ति से मुक्त करना चाहते हैं, तो आपके पास कोई विकल्प आज नहीं है। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, प्रतिदिन कंपनियां बंद हो रही हैं। जिन नौजवानों ने लाखों रुपए जिनके परिवार वालों ने खर्च करके उनको ग्रेजुएट कराया, पोस्ट ग्रेजुएट कराया, आज कंपनियों में रोजगार खत्म होने के कारण वह लाखों रुपए दे करके जो सर्टिफिकेट प्राप्त लोगों ने कर लिया, उस सर्टिफिकेट को लेकर के कहीं नौकरी उपलब्ध ही नहीं है, तो वह नौजवान भविष्य में क्या करेगा? तो ये जो एक ट्रैप है, ये जो एक तरीका है जिसके द्वारा हम सभी को फंसाया गया है, हम सभी को इस ट्रैप के अंदर एक पैरामीटर के अंदर गुलाम बना दिया गया है, और उस गुलामी के लिए एक निश्चित तरह की टेक्नोलॉजी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, उसका उपयोग किया जा रहा है। तो ऐसे हम लोग जो अपने को भ्रमवश स्वतंत्र समझ रहे हैं, हम लोगों का भविष्य क्या है? आज वैक्सीनेशन पर, आज मास्क पर, आज और दूसरी बहुत सी चीजों पर बहुत तरह के नकारात्मक वैज्ञानिकों की टिप्पणियां रोज आ रही हैं। कोई कह रहा है वैक्सीनेशन मत करिए, कोई कह रहा है ये मत करिए, सैनिटाइजर यूज मत करिए, कोई कह रहा है कुछ, क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे नहीं है। लेकिन फिर भी शासन सत्ता अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके जबरदस्ती हम लोगों के साथ वैक्सीनेशन करा रही है, जबरदस्ती हमको मास्क पहनने के लिए बाध्य कर रही है, जबरदस्ती हमको वह अपने तरीके से उनके द्वारा निर्धारित जीवन शैली जीने के लिए बाध्य कर रहे हैं। तो प्रश्न यह है कि हम अगर स्वतंत्र हैं और अगर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हमारे देश में लागू है, तो हमारी संसद इन सब विषयों पर निर्णय क्यों नहीं लेती है? हमें वैक्सीनेशन कराना है या नहीं कराना है, इसकी चर्चा सदन में होनी चाहिए, इसकी चर्चा वैज्ञानिकों के बीच में होनी चाहिए, इसकी चर्चा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू के डॉक्टरों के बीच में होनी चाहिए, विशेषज्ञों की इस विषय पर राय ली जानी चाहिए लोकहित में, इसके बाद चीजें डिसाइड होनी चाहिए। भाई हमको तो कह दिया जाता है कि आप तो डॉक्टर नहीं, आप क्यों अपनी राय दे रहे हैं? तो जो न्यायालय के अंदर बैठा हुआ न्यायाधीश है वो भी तो डॉक्टर नहीं है, उसने क्या अध्ययन कर रखा है वैक्सीनेशन पर? उसने मास्क पर क्या अध्ययन कर रखा है? उसने कोरोना पर क्या अध्ययन कर रखा है? उसने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन और ह्यूमन ऑक्सीजन पर क्या अध्ययन कर रखा है? जो वो उस पर जजमेंट देता है और उसके जजमेंट को लागू करने के लिए फोर्सफुली शासन प्रशासन डंडा लेकर तुरंत खड़ा हो जाता। तो विशेषज्ञों की राय के बिना जब कोई भी चीज जिसके घातक परिणाम भविष्य में होने की पूरी संभावना है, पूरी दुनिया के विशेषज्ञ उस विषय को कह रहे हैं, इसके बाद भी उन चीजों को जबरदस्ती हमारे ऊपर लादा जा रहा है, थोपा जा रहा है, ऐसी स्थिति में उस पर सदन में चर्चा क्यों नहीं हो रही? भाई पिछले साल कोरोना था, आपने बजट के दौरान लोग एलोपैथी के लिए 75,000 करोड़ का बजट पास कर दिया और आयुर्वेद, होम्योपैथ या नेचुरोपैथ वैकल्पिक व्यवस्थाओं के लिए बस सिर्फ 7,000 करोड़ का बजट पास कर दिया। विचारणीय प्रश्न यह है कि जब पिछले कोरोना काल में आपने ये देखा कि लोगों को काढ़ा पीने से कोरोना में राहत मिली और लोग स्वस्थ हो गए, तो जब लोगों को कोरोना काल में काढ़ा पीने से राहत हुई और लोग स्वस्थ हो गए, तो ऐसी स्थिति में इस वर्ष के बजट में एलोपैथी को 75,000 करोड़ और मात्र 7,000 करोड़ में नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी सारी चीजों को आपने समेट दिया। ऐसा क्यों किया? इसका मतलब यह है कि विश्व की बड़ी बड़ी सत्ताएं जहां से हमारे दिशा निर्देश हमारे भविष्य को लेकर के आते हैं,
वह दिशा निर्देश देने वाली कंपनियां हमारे शासकों के ऊपर इतना हावी हैं कि उनको इग्नोर करने का सामर्थ्य आज हमारे द्वारा चयनित हमारे जनप्रतिनिधियों में नहीं। यह